नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे पास बहुत ही आपके महत्वपूर्ण की जानकारी है। और लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार में क्या है खास। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बिहार के मखानों को मिलेगी पहचान। अंडों के बेहतर उत्पादन के लिए मुर्गी पालक कैल्शियम का करे इस्तेमाल। जैविक विधि से सब्जियों की खेती, मिट्टी की हिफाजत के साथ साथ बेहतर मुनाफा भी। राज्य के मखाना उत्पादक किसान भाई अब बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कृषि विभाग ने कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मखाना केंद्र और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय मखाना सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मखाना केंद्र और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पहला राष्ट्रीय मखाना सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशासनिक अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने किया। पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने बताया कि बिहार कृषि अर्थव्यवस्था के लिए पूरे भारत और विदेशों में मखाने का प्रचार और इसकी जागरूकता महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा मखाना पर सामान्य विज्ञापन शुरू करने के लिए कृषि विभाग ने मखाना जेनेरिक एड को बढ़ावा देने पर सहमति दिखाया है। उन्होंने यह भी बताया कि EIMCR एवं PhD जनवरी के महीने में पहला अंतर्राष्ट्रीय मखाना सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करेगा, जिसमें मखाना में काम करने वाले सभी उद्योग और FPO के 200 स्टॉल शामिल किए जाएंगे। देखिए, ये फर्स्ट नेशनल मखाना कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, भारत सरकार से, बिहार सरकार से, किसान, FPO, उद्योग से जुड़े हुए लोग सारे आए हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि अभी मखाना का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको अगले 5 से 7 सालों में या 10 सालों में कम से कम दुगना तिगना करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट कैटेगरी में है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वर्ल्ड से इंपोर्ट होते हैं, वो काफ़ी, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी हाई है। इसको अगर देश और दुनिया में प्रचार करना है या बढ़ाना है, किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो सबसे पहले इसके प्रोडक्शन पे काम करना होगा। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि एक चिंता का विषय है। इसका असर हमारे देश के किसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनें भी सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए समेकित कृषि अपनाना बेहद ही जरूरी हो गया है। मत्स्य पालन एक ऐसा ही व्यवसाय है जिसके साथ साथ किसान भाई बतख पालन, मुर्गी पालन एवं पशुपालन का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त करने का साधन मिलेगा। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रगतिशील किसान जो कि जैविक तरीके से सब्जी उपजाते हैं। वैशाली जिले के फरीदपुर ग्राम निवासी राम बाबू सिंह ने हर साल की तरह इस वर्ष भी भिंडी की खेती की है और 2 से 3 गुना मुनाफा भी ले रहे हैं। भिंडी के संग खेतों में है ये राम बाबू सिंह। कई तरह की सब्जियां उपजाते हैं। अभी आधा एकड़ में इन्होंने भिंडी लगाई है। प्रति कट्ठा 1000 की लागत से इन्होंने भिंडी लगाई है और इस सीजन में ये हमेशा 2 से 3 हजार रुपए प्रति कट्ठा मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। मौसम के हिसाब से सब्जियां लगाना और मुनाफा लेना, ये इनकी किसानी है। तो किसान को और क्या चाहिए। इनकी प्रगतिशीलता तब दिखाई देती है जब ये कहते हैं कि ये जैविक खेती कर रहे हैं और जमीन को रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बंजर होने से बचा रहे हैं। मुर्गी पालक किसान भाइयों, अगर आप मुर्गियों
एवं अंडों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके आहार में कैल्शियम को जरूर शामिल करें। इसके लिए लाइमस्टोन का दाना मुर्गियों को खाने में डालकर दे, जिससे मुर्गियां भी स्वस्थ रहेगी और अंडों का उत्पादन भी काफी बढ़ेगा। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। किसान भाई, अभी सितंबर का महीना है और यह अरहर की खेती के लिए बिल्कुल माकूल समय है। अरहर की ऐसे तो कई किस्में हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिक इस महीने में P9 प्रभेद की चयन करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा किसान भाई बुवाई से पहले बीज उपचार भी जरूर करा लें। आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों का ताजा भाव कुछ इस प्रकार रहा। बैगन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और भिंडी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और कीजिए मौसम अनुकूल खेती। अगले 24 घंटे में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस मौसम में फसलों व सब्जियों में दीमक का प्रकोप काफी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अतः किसान फसलों की निगरानी करे। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरफाइरिफॉस 20 EC @4.0 मिलीलीटर जल के साथ छिड़काव अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के साथ साथ मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। किसान भाइयों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम फोन इन लाइव के माध्यम से आपके सवालों का जवाब हम अपने विशेषज्ञ से प्राप्त कराते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके जेहन में कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो फ़ोन इन लाइव के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे जुड़कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, विगत जो हमारे पशुपालक किसान भाई हैं उनके लिए खासकर आज का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे गायों में एक विशेष प्रकार की बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। दूसरे राज्यों में वो प्रकोप ज़्यादा है, परंतु हमारे राज्य में कुछ कम है। फिर भी सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। गायों में होने वाली लंपी रोग का बचाव, निदान, प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पे आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। और इसमें हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर पल्लव शेखर वैज्ञानिक हैं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। आप इनसे जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। गाय में होने वाली लंपी रोग के संबंधित कोई भी शंका अगर आपके मन में है तो ज़रूर पूछें। पूछने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034567171। तो आपका प्रश्न का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन गायों में होने वाली लंपी बीमारी के लिए आपको थोड़ा हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि बिहार में उसका प्रकोप कम है, फिर भी ऐसा नहीं है कि डर नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि जैसे हमने बोला कि हालांकि बिहार में प्रकोप कम है, लेकिन क्या हमारे किसान भाइयों को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, या अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत है? ये लंपी स्किन डिजीज़, जिसको पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये एक पॉक्स वायरस ग्रुप में आता है। खास करके भेड़ और बकरियों का जो पॉक्स का जो बीमारी होता था, उसी ग्रुप में ये बीमारी है, जो कि एक वायरल बीमारी है और बहुत तेज़ी से छुआछूत संक्रमित रोग है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है।
इसलिए हमारे पशुपालक भाई को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बार अगर किसी गाय में मिलता है किसी जगह पे, तो ये बहुत तेज़ी से दूसरे गायों में, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है वो मच्छरों से, मक्खियों से, तो खास करके जो अभी जो मौसम चल रहा है जिसमें वर्षा है और जल जमाव की स्थिति है, इस समय जब मक्खियों की संख्या बढ़ती है, मच्छरों की संख्या बढ़ती है, और जो 8 पैर वाला अठगोड़वा जिसको बोला जाता है या टिक्स बोला जाता है, उससे भी इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। साथ में साथ छुआछूत से भी इसके फैलने की संभावना है। इसलिए किसान भाई सचेत रहें, सतर्क रहें। अगर इसके थोड़ा भी अगर लक्षण जैसा कुछ जो हम लोग आगे बात करेंगे, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो अपने निकटतम पशु चिकित्सक को इसको ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बीमारी नोटिफिकेबल डिजीज़ है। इसको आपको बताना है, सरकार को बताना है कि ये इस तरह का लक्षण इधर इस पशुओं में दिखाई पड़ रहा है। कई राज्यों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन इसी में हमारे एक प्रश्न हमारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या ये बीमारी पशुओं के साथ साथ जो पशु का देखभाल कर रहे हैं उनको भी हो सकता है? इस पे आपका जवाब लेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आएंगे इस अंतराल के बाद और आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गायों में होने वाली लंपी बीमारी का कैसे रोकथाम करें, कैसे उसके प्रति आप जागरूक रहें। उसके ऊपर जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस अंतराल के पहले आपसे पूछा डॉक्टर साहब, पुनः उसी को, कि कई पशुपालक हमसे पूछते हैं कि ये जो बीमारी अगर छुआछूत से होने वाली है तो उसमें जो पशुओं का देखभाल कर रहा है वैसे उन मनुष्यों में भी क्या इस बीमारी के होने की संभावना बनती है? पशुपालक भाई, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जिसको हम एक जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, जो कि पशुओं से मानव में फैलने की संभावना, और अभी जो जैसा हम लोग ये पैंडेमिक डिजीज़ इसको बोलते हैं, ट्रांस बाउंड्री भी बोलते हैं, मतलब कि दूसरे देशों से आया हुआ ये बीमारी हमारे राज्य में है। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि ये बीमारी मनुष्यों में जानवरों से नहीं फैलता है, ये सीधा सीधा है। लेकिन हमें सतर्कता बरतनी है, खास करके जो पशुपालक भाई ऐसे लंपी स्किन डिजीज़ वाले पशु का देखभाल करते हैं, उसको छूते हैं, दूध का काम करते हैं, उनको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब कि अगर आप ऐसे पशु को हैंडल करते हैं, उसको छूते हैं, तो आपके हाथ को अच्छे से धोना है। आप जब कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरे पशु को जब आप छू रहे हैं, तो ये हाइजीन मेंटेन करना है ताकि वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जाए। लेकिन अभी ये मनुष्यों में ये रोग फैलने की संभावना नहीं है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न कि जब आपने कहा कि अगर मान लीजिए कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित कोई पशु है और खासकर दूध देने वाली पशु है, तो उसके दूध में इसके होने की कितनी संभावना हो सकती है? ये आपने फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न कर दिया है, क्योंकि जब कोई गाय बीमार होती है तो सबसे ज़्यादा यही दिमाग में बात आता है कि क्या इसका दूध मनुष्य सेवन कर सकते हैं कि नहीं।
देखा गया है कि जब लंपी स्किन वायरस पशु के शरीर में होते हैं, जिसको वायरीमिया बोला जाता है, जब उसके शरीर, गाय के शरीर में होता है, तो उसका सिक्रीशन, मतलब उसका रिसाव लार से और नाक से ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और उसका जो बच्चा पैदा होता है, खास करके अगर कोई गाभिन गाय में उस समय उसको अगर लंपी स्किन डिजीज़ हुआ है तो उसका जो बच्चा जन्म होता है उसमें भी ये बीमारी मिलती है। तो ये देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है, उससे जो बच्चे होते हैं उसमें लंपी स्किन डिजीज़ होता है। वो माँ का दूध सेवन करता है, उससे होता है, उसके टच में आते हैं, उसके थन में जो नोड्यूल्स बने रहते हैं, इसमें लंपी गांठ जो बने होते हैं, उससे संक्रमित होकर के वो संक्रमित हो जाता है। 0 डे में भी संक्रमित हो जाता है और उसमें इस तरह की बीमारी देखी जाती है। दूध से सीधा ट्रांसमिशन नहीं है लंपी स्किन डिजीज़ का, फिर भी हमें सतर्कता बरतनी है। कच्चे दूध का सेवन नहीं करना है, दूध को बॉयल करके पिया जा सकता है, ये सेफ़ है। चलिए, तो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हमारे पशु को लंपी स्किन डिजीज है, गर्भवती है, तो उसके बच्चे में भी होने की पूरी संभावना है, परंतु दूध का सेवन आप कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न जहन में आता है, जो किसान भाई आज फ़ोन हमारा नहीं चालू है इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उसमें क्या सलाह देते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में या किसी एक जगह लंपी स्किन डिजीज हो गई पशु को, तो उसको वहाँ से सेग्रीगेट अलग रखना चाहिए, या बाकी दूसरे पशुपालक किसान भाइयों को कैसे कितना ध्यान देना चाहिए, प्रबंधन में कैसे इसको हम लोग करेंगे? जी, प्रबंधन हमें लगता है कि क्योंकि ये वायरल बीमारी है और हम सीधे एंटीवायरल ड्रग हम लोग नहीं चलाते हैं पशुओं में, यो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा प्रबंधन है कि जानवरों को आइसोलेट करना, मतलब 28 दिन तक उसको ऐसे जगह पे रखना ताकि वो दूसरे जानवरों को संक्रमित ना करे। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रबंधन है कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैला है एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, वो कैटल के और बफेलो के मूवमेंट से फैला है। जो संक्रमित पशु हैं, अगर किसी मेले से या किसी जगह से जो संक्रमित हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा रोग को फैलाने में काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको जैसे मैंने पहले बताया, इस रोग के जो वाहक हैं वो मच्छर और मक्खी हैं, जिसके उड़ने की कैपेसिटी लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। तो इतने दूर तक के एरिया, एक एरिया, इसको बाउंड्री अम्ब्रेला हम मान सकते हैं कि इतने दूर तक संभावनाएं होती है कि इसको फैला जाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पेस्टिसाइड्स छिड़क करके हमको मक्खी और मच्छरों से बचाव करना होगा अपने पशुओं को, ताकि उस जगह पे जहाँ पे अभी ये रोग फैला है वहाँ से ये दूसरे जगह ना पहुँच पाए। ट्रांसपोर्टेशन को रोकना होगा, एनिमल जो बीमार है उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। चलिए, अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशु, खासकर गायों में होने वाली लंपी स्किन डिजीज की।
गायों में होने की बात हम लोग करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या ये सिर्फ गाय तक ही सीमित है या भैंस में या दूसरे अन्य बकरी हैं उसमें भी इसके होने की संभावना है? ज़्यादातर देखा गया है ये गाय और भैंस दोनों में ये रोग पाया जाता है, लेकिन हम तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करते हैं तो जो मृत्यु दर है, जो मॉर्बिडिटी है, बीमार पड़ने का जो प्रतिशत है, वो गायों में भैंस के तुलना में बहुत ज़्यादा है। मीन्स भैंस में अगर हम 30 से 35% तक गायों में भैंस की तुलना में जो मॉर्बिडिटी रेट है, मतलब कि बीमार पड़ने की जो दर देखा गया है, वो गाय में ज़्यादा है, भैंस में तुलनात्मक कम है, और लगभग भेड़ और बकरियों में ये नहीं के बराबर पाया जाता है। इसके अगर हम शुरुआती लक्षण की बात करें कि कैसे हमारे किसान भाई बहुत अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक दौर में पहचान पाएँ कि लंपी स्किन डिजीज की संभावना है? जैसा कि अंग्रेजी नाम है लंपी स्किन डिजीज़, मतलब कि एक त्वचा का रोग है जिसमें बड़े बड़े गांठ खास करके गर्दन पे, थन पे, शरीर के पिछले भाग में, पूरे शरीर में भी देखा जाता है। ये पहला लक्षण होता है, और तीव्र ज्वर, बुखार होना, दूध में अचानक कमी हो जाना, अगर कुछ पशु अगर गाभिन हैं, बच्चा देने वाली है, तो उसमें देखा गया है कि मतलब एबॉर्शन की संभावना। तो शुरुआती लक्षण यही है कि बुखार होना, गाय खाना छोड़ देती है, और शुरुआती में पूरे शरीर पे गांठ जैसा नज़र आने लगता है। इसके तुरंत बाद अगर जैसे ये हम जान रहे हैं, पहले तो अब एक प्रबंधन की बात हम लोगों ने की, अगर इसके निदान की बात हम लोग देखें तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई निदान है या प्रबंधन के द्वारा ही इसका नियंत्रण करने की बात सोचनी है? निदान उपचार तो करना ही पड़ता है। अगर आप पशु बीमार हैं, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो जितने भी ये गांठ शरीर में बने हैं वो घाव का रूप ले लेता है, और बहुत ही बृहद रूप में मोर्टेलिटी, मतलब मरने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी पशु में, और पूरे शरीर में घाव फैल जाएगा। और वो घाव सिर्फ नहीं होगा, उसमें अगर दूसरी मक्खियाँ बैठेंगी तो वो फिर दूसरे पशु को फैलाने में मदद करेंगे। इसलिए इसका इलाज, उपचार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे खास करके वायरस का तो कोई उपचार है नहीं, फिर भी इसके घाव का उपचार, मक्खियों पर ऐसा दवा का प्रयोग करना चाहिए शरीर पे जानवरों का, जिससे कि वो घाव जल्दी सूख जाए, उसमें जो घाव है वो मक्खी उस पर नहीं बैठे। इस तरह का दवा अगर हम गाय पर छिड़केंगे या भैंस पर छिड़केंगे तो वो घाव जल्दी सूखेगा। माने हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो गांठ बना है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि गांठ जो बन जाता है और बाद में वो अगर ज़मीन पे गिरता है तो कुछ दिनों तक उसमें भी इन्फेक्शन करने की क्षमता होती है। तो जब हम इसका इलाज करते हैं तो गाय को जल्दी ठीक करते हैं इस बीमारी से, तो इससे हम वायरस का ट्रांसमिशन को रोक सकेंगे। इसके लिए कोई वैक्सीन की या कोई इस तरह का चीज़ जो कि हम लोग सामान्य तौर पे इस तरह के संक्रमण वाली बीमारियों के लिए उपयोग करते हैं, कारगर है या नहीं है, क्या है स्टेटस? इसका अभी हमारे देश में सीधा वैक्सीन पूरे विश्व में नहीं था, लेकिन हमारे देश ने इसके नहीं होने में भी कुछ दूसरी जो बीमारियां हैं, खास करके अभी मैंने शुरुआत में बताया कि ये बीमारी सीप और गोट पॉक्स से मिलता जुलता है, उसी ग्रुप का ये कैपरी पॉक्स वायरस इसको बोलते हैं। तो जब तक अभी हमारे देश में वैक्सीन आने वाला है, बहुत जल्दी ही कॉमर्शलाइज होने वाला है वैक्सीन, तो जब तक ये वैक्सीन नहीं अवेलेबल है तो गोट पॉक्स की वैक्सीन दे करके हम अपने पशुओं को बचाते हैं, और ये बहुत ही कारगर है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन हमारे देश ने अपने देश में हम लोग ने अपना वैक्सीन से निर्माण कर लिया है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में, इक्वाइन रिसर्च स्टेशन है, दोनों ने मिलकर के लंपी प्रोवैक नाम से वैक्सीन हुआ है, जिसकी कॉमर्शलाइज होने में शायद 2 से 3 महीना और लग जाए, तो ये पूरे देश में फिर इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये वैक्सीन नहीं है तब तक हम लोग गोट पॉक्स की वैक्सीन दे करके इस रोग से फैलने से बचाव कर सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी किसान भाइयों आपके लिए है कि इसकी वैक्सीन की शोध होकर वैक्सीन तैयार हो चुकी है, और अगले कुछ दिनों में
30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी प्रक्रिया में लगे, आपके लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आता है कि अगर हम लोग इसको दूसरे किसी बीमारी से तुलना करें, कि कई बार ये संशय भी हो सकता है कि लंपी स्किन है या नहीं है, तो कैसे इसका तुलनात्मक कर सकते हैं किसी अन्य संभावित बीमारियों से? जी, ये सही है कि आप लंपी स्किन, शरीर पे अगर किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन है या गांठ है, त्वचा का रोग जानवरों में बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका हम अंतर देखते हैं कि अगर किसी प्रकार का एलर्जी हो या किसी प्रकार का इंसेक्ट मतलब बाइट हो, मतलब कि अगर उसको कोई इस तरह का कोई चीज़ काट लिया हो, खास करके बरसात के समय में ऐसा होता है कि किसी प्रकार के कीड़े का प्रकोप के कारण एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि शरीर में रिएक्शन हुआ है, तो उसमें भी इस तरह के गांठ दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये पहचान करना होगा किसान भाइयों को, या पशु चिकित्सक बता पाएंगे कि ये इसको एक रिएक्शन हुआ है, ना कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक वॉर्म्स भी है, जो फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि पार्ट फूटना उसको अपने लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, जो कि एक फिलेरियल वॉर्म्स है, जिसमें अगर नोड्यूल्स बनते हैं तो उसमें कहीं से शरीर से फब्बारे की तरह खून निकलता है, जो इससे मिलता जुलता लक्षण देता है। इसके अलावा रिंग वॉर्म मतलब फंगल का इन्फेक्शन, खास करके बरसात के दिनों में फफूंद जिसको हम बोलते हैं, उससे अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मतलब ऐसे कुछ रोग हैं जो त्वचा में उस तरह की रिएक्शन देते हैं, उससे हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब इसको पशु चिकित्सक के सलाह से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है। मतलब शुरुआती दौर में ही अगर उनको जैसे लगे, वो तुरंत पशु चिकित्सक के संपर्क में आ जाएं, ये सबसे बेहतर होगा। एक प्रश्न ये बताएं कि इसमें मोर्टिलिटी की कितनी संभावना है हो जाने के बाद? क्या पशुपालक ये मान लें कि उनके पशु की मोर्टिलिटी ही होगी, या बचने की संभावना है? बचने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसा देखा गया है कि 10% तक ही मोर्टेलिटी इसमें है। मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, बीमार पड़ने की दर ज़्यादा है, मतलब कि शारीरिक क्षमता कमेंगी, प्रोडक्शन का कमी होगा, इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन मोर्टेलिटी 10% ही होगी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे गायों में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के निदान, उसके प्रबंधन, उसके से जुड़ी तमाम प्रश्नों के ऊपर। अगर आपको इसके अलावा भी इस पे विस्तृत जानकारी चाहिए और किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहिए, तो आप हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल करें, सबसे बेहतर होगा। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आपको किसी भी इस तरह की नई बीमारी, नई समस्या, नई चुनौती आती हो, तो आप कृषि दर्शन को अपना साथी समझें और हमें पत्र लिखकर जरूर अवगत कराएं। डॉक्टर साहब, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत